जुर्म रात के अंधेरे में हुआ हो या फिर दिन के उजाले में, कानून के शिकंजे से नहीं बच पाएगा कोई अपराधी। और अपराध से जुड़ी हर खबर, देश के कोने कोने से लेकर विदेश में होने वाले गुनाह तक की तफ्तीश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ललित पंडित, लेकर अपराध की खबरों का ताना बाना क्राइम बुलेटिन में। तो चलिए करते हैं क्राइम बुलेटिन की शुरुआत। आज के क्राइम बुलेटिन की शुरुआत मिडिल ईस्ट में चल रहे महायुद्ध से करते हैं। इजराइल हमास युद्ध को शुरू हुए 6 महीने हो चुके हैं और ये युद्ध अभी भी जारी है। बीते 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोगों को बंधक बनाया गया। वहीं जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने बंधकों को छुड़वाकर अपने घर वापस लाए और हमास को बर्बाद और उसे खत्म करने की कसम खाई, ताकि वह आगे भविष्य में खतरा न बने। इसके बाद से ही जारी नृशंस जंग में कम से कम 33,000 फिलिस्तीनियों की जान गई है और गाजा पट्टी का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो चुका है। इजराइल का कहना है कि उसने हमास के हजारों लड़ाकों को मार डाला है और गाजा के नीचे सुरंगों में एक विशाल नेटवर्क को भी नष्ट कर दिया है, जिसका इस्तेमाल हमास ने हमलों को अंजाम देने के लिए किया था। जंग में गाजा में रह रहे फिलिस्तीनियों को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। इजरायली हमलों में मारे गए लोगों का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। 5 अप्रैल को मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि मारे गए लोगों में 70% से अधिक महिला और बच्चे थे। इजरायली बलों द्वारा हमास के ठिकानों को नष्ट करने की कोशिशों के बीच बहुत से अन्य लोग बेघर भी हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार गाजा के भीतर ही 17 लाख से अधिक लोगों को एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाने पर मजबूर होना पड़ा है। रिहायशी इलाके बर्बाद हो गए हैं। जो सड़कें हलचल भरी रहा करती थीं, वे अब मलबे में तब्दील हो गई हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटियों तक नष्ट हो गए हैं और खेती वाली जमीनें उजड़ चुकी हैं। सैटेलाइट डेटा के विश्लेषण से पता लगा है कि 7 अक्टूबर से अब तक गाजा की 56% से अधिक इमारतें या तो क्षतिग्रस्त हो गई हैं या पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं। जंग शुरू होने के 6 महीने बाद सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि क्या इजराइल युद्ध के अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाया है या नहीं। देश की राजधानी दिल्ली से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको झकझोर करके रख दिया। जन्म देने के बाद मां शक्ल भी नहीं देख पाई कि पैसों के लालचियों ने औलाद को मां की आंखों से ओझल कर दिया। जी हां, सीबीआई की छापेमारी में गिरफ्त में आए बच्चा चोर गैंग के कब्जे से 8 नवजात बच्चों को बरामद किया है। पूछताछ में सामने आया कि बच्चों को चोरी करने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए निसंतान दंपतियों को 5 से 6 लाख रुपए में बेच दिया करते थे। फिलहाल सीबीआई गिरफ्त में आए आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि इस नेक्सस को तोड़ा जा सके। देखिए यह रिपोर्ट। अगर आपको कोई संतान नहीं है तो आप हमसे संपर्क कीजिए। 6 लाख लाओ और बच्चा ले जाओ। ये किसी एडवर्टाइज के स्लोगन नहीं, बल्कि एक ऐसा कड़वा सच है जिससे पर्दाफाश बच्चा चोर गिरोह का भंडाफोड़ होने के बाद हुआ। सीबीआई की टीम ने एक सटीक इनपुट पर शुक्रवार को दिल्ली के केशवपुरम इलाके में एक मकान पर छापा मारा और वहां से 2 नवजात बच्चों को बरामद किया। सीबीआई ने मौके से एक महिला को पकड़ा और उसकी निशानदेही पर कुछ और नवजात बच्चों को भी बरामद किया। साथ ही एक वार्ड बॉय को भी गिरफ्त में लिया है। मौके से एक 36 घंटे का और दूसरा 15 दिन का बच्चा बरामद हुआ है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और माना जा रहा है कि पूछताछ होने के बाद सीबीआई की टीम देश के दूसरे राज्यों में भी छापेमारी कर सकती है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि बच्चा चोर गिरोह से जुड़े लोगों ने बच्चों को दूसरे राज्यों में भी बेचा है। फिलहाल 7 आरोपियों की धरपकड़ की गई है।
आपको बता दें, सीबीआई ने नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के केशवपुरम में शुक्रवार रात को छापा मारा था और शनिवार को रोहिणी में भी छापेमारी की गई। आरोपियों से की गई पूछताछ में अलग अलग पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये गैंग सैरोगेट मदर से बच्चों को खरीदते थे और फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चों का सौदा करते थे। दरअसल कथित तौर पर गोद लेने के फर्जी कागज तैयार कराते थे और बच्चों की खरीद फरोख्त करते थे। हालांकि सीबीआई ने बच्चों की डिटेल्स को खंगालना शुरू कर दिया है और इसके साथ ही कुछ अस्पतालों से भी नवजातों का ब्यौरा लिया है, क्योंकि इस मामले में एक अस्पताल का वार्ड बॉय भी सीबीआई के शिकंजे में आ चुका है। बहरहाल देश की नजरें सीबीआई की जांच पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल अधीक्षक को मिली धमकी के बाद अब बीजेपी नेता को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी के बाद बीजेपी नेता के होश उड़ गए। उसने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित भाजपा नेता बुंदेलखंड क्षेत्र में सह संयोजक के पद पर हैं। मुदित शर्मा पेशे से अधिवक्ता भी हैं। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्हें व्हाट्सएप कॉल आया। इस दौरान कॉलर ने कहा कि तुम्हारा नाम हिंदू आतंकवादी के संगठन के तौर पर निकला है। हमारे अतीक और मुख्तार भाईजान की हत्या में तुम्हारे शहर के पंडितों का हाथ है। हम लोग तुम सभी को बता रहे हैं, तो हमारे निशाने पर तुम लोग हो। तेरे घर की लोकेशन भी हमारे पास है। तुम लोगों का भी हाल अतीक और मुख्तार भाईजान के जैसा ही करेंगे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अलीगढ़ के थाना जवा इलाके में एक 17 साल की मूक बधिर किशोरी के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे लेकर पीड़ित परिजन ने नजदीकी थाने में केस दर्ज कराया है। केस दर्ज कर पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि 25 मार्च को होली के दिन एक दरिंदा अपने कुछ साथियों के साथ किशोरी को बहला फुसलाकर बिजली घर स्थित गन्ने के कोलू पर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पिता के मोबाइल पर बेटी के साथ हुए बलात्कार का वीडियो पहुंचते ही परिजन सन्न रह गए, जिसके बाद पीड़ित परिवार मासूम बेटी को लेकर थाने पहुंचे और पुलिस को पूरे मामले से अवगत कराते हुए आरोपी के खिलाफ शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। रायबरेली में जमीनी विवाद के कारण आरोपियों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को घर घेर कर पीट कर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरेनी इलाके में बीते शुक्रवार की रात को मृतक को उसके पड़ोसियों ने जमीनी विवाद के कारण पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बुलंदशहर में अवैध रूप से शराब बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक अवैध रूप से शराब बेचता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में शराब बेचता युवक कई सालों से शराब के गोरख धंधे में लिप्त है। स्थानीय पुलिस पर आरोप है कि पुलिस के संरक्षण में खुलेआम अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। पुलिस शराब तस्करों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रही है। गोरखपुर में फर्जी स्टाम्प मामले में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने एसआईटी टीम का गठन किया था। इस टीम ने नाना और नाती समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक कैंट थाना में दर्ज हुए इस मुकदमे में कई महीनों तक आरोपियों से चली पूछताछ के दौरान कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यह नेटवर्क कई राज्यों में फैला है। पुलिस ने बताया कि बिहार के रहने वाले एक 85 साल का बुजुर्ग अपने नाती के साथ मिलकर कई सालों से फर्जी स्टाम्प पेपर तैयार कर रहा था। लोकल वेंडरों के जरिए इन फर्जी स्टाम्प पेपर को बेच दिया जाता था। कैंट थाना पुलिस को मिली एक शिकायत के बाद 8 जनवरी 2024 को गोरखपुर के एक अधिवक्ता ने कैंट थाना में एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है।
जनपद गोरखपुर में जनवरी 2024 में एक मामला संज्ञान में आया था, जब एक अधिवक्ता द्वारा एक किसी वाहन में लगाए गए स्टैम्प पेपर्स को ट्रेजरी में रिफंड के लिए प्रोड्यूस किया गया। तो जानकारी हुई कि वो स्टैम्प पेपर्स कभी वहां से इशू ही नहीं हुए थे। उन संबंधित जो स्टैम्प पेपर्स हैं उनको तकनीकी रूप से लैब के माध्यम से जब जांच कराई गई तो वो फेक पाए गए। सिवान बिहार में ये प्रिंटिंग इन स्टैम्प पेपर्स की हो रही थी। इसमें 2 व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं जिनका संबंध सिवान बिहार से है, कमरुद्दीन और उनका नाती साहिबजादे। इसके अलावा 5 ऐसे वेंडर्स अरेस्ट हुए हैं, जिनमें से कि एक गोरखपुर के, 3 कुशीनगर और एक देवरिया, जिनके द्वारा ये फेक स्टैम्प पेपर्स उनसे खरीदे जाते थे और यहाँ पर कई मामलों में इन फेक स्टैम्प पेपर्स का यूज किया जाता था। जो इनके पास से बरामदगी हुई है वो 1 करोड़ से भी ज्यादा के छापे हुए जो स्टैम्प पेपर्स हैं वो बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त लैपटॉप्स बरामद हुए हैं, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, जो इंक वगैरह यूज होती है, पेपर जो इसमें यूज होता है, अन्य उपकरण जो इसमें पूरी चीज में यूज होते हैं, इन सब की बरामदगी हुई है। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और आगे चल के इनके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। हम आपको बता दें कि फर्जी स्टाम्प बनाने वाले गिरोह को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस थाने की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो 84 वर्षीय कमरुद्दीन जो इस धंधे का मास्टरमाइंड था, 40 साल से ये धंधा कर रहा था। पुलिस ने नकली स्टाम्प बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 84 वर्षीय मोहम्मद कमरुद्दीन समेत 7 साथियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 1,52,000 रुपए की नकली स्टाम्प के अलावा छपाई मशीन, यूपी और बिहार में गैर न्यायिक स्टाम्प, 1 लैपटॉप, 100 पैकेट इंक, पेपर कटिंग मशीन और सादे कागज बरामद है। पुलिस के मुताबिक कमरुद्दीन 40 वर्षों से इस फर्जी स्टाम्प के धंधे में संलिप्त है। वहीं तमाम ऐसे स्टाम्प वेंडर है जो इसमें उनकी संलिप्तता पाई जा सकती है। वहीं पुलिस इसको और आगे बढ़ाते हुए कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जांच कर रही है। गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज समेत यूपी के तमाम ऐसे जिलों में यह फर्जी स्टाम्प का कारोबार चल रहा था, जिसको गोरखपुर पुलिस ने खुलासा करते हुए 7 साथी अभियुक्तों को जेल भेज दिया। अपने सहयोगी सूरज शर्मा के साथ इंडिया है गोरखपुर। यूपी के फतेहपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ट्रक चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश कर दिया है और गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गैंग का सरगना और मास्टरमाइंड ड्राइवर अपने साथियों के साथ मिलकर ट्रक मालिकों की नींद हराम कर रखा था, जो अभी भी फरार है और उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी निशानदेही पर ट्रक भी बरामद कर लिया है। पुलिस को यह सफलता थरियाव पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में मिली है। यूपी के फर्रुखाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और पीड़ित पुलिस प्रशासन के चक्कर लगाने पर मजबूर है। मामला कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के बजरिया राधा कृष्ण मोहल्ले का है, जहां दबंगों ने पीड़ित के मकान की दीवार तोड़कर कब्जा किया, फिर जेवरात के साथ साथ पैसा भी ले लिया। हद तो तब हो गई जब चोरी के बाद पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी गई। एक तरफ अत्याचार और दूसरी तरफ सुनवाई न होने से आहत होकर पीड़ित ने जहरीला पदार्थ खा लिया। उसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पीड़िता की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। उधर न्याय न मिलने के चलते परिवार ने इच्छा मृत्यु की मांग भी की है। अब देखना होगा जिम्मेदार अधिकारियों को पीड़ित परिवार पर तरस कब आता है और अपराधियों पर सख्त एक्शन कब लिया जाता है। यूपी के फतेहपुर में सौदों से परेशान होकर एक छात्रा फांसी के फंदे पर झूल गई। वहीं बेटी को फांसी के फंदे पर लटके देख परिजनों के होश उड़ गए। रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया। मौत की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के पिता की माने तो पड़ोस के रहने वाले 2 युवकों ने कोर्ट मैरिज की झूठी अफवाह फैलाई, जिससे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और जिससे आहत होकर बेटी ने आत्महत्या कर ली। मामला गंभीर है तो पुलिस भी एक्शन में है। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में एडिशनल एसपी विजय शंकर मिश्रा ने बताया कि मृतका का अपने गांव के ही लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको देखते हुए परिजनों ने उसे उसके बुआ के घर भेज दिया था। इसी बीच कोर्ट मैरिज करने और शादी के संबंध में अफवाह फैलाने से परेशान होकर युवती ने आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश जारी है।
यूपी के आगरा में केमिकल कारोबारी के साथ लूट के बाद हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा दिया है। हत्या के मामले में शामिल एक और बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने बदमाश के कब्जे से ऑटो, नकदी, तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। बता दें कि 6 बदमाशों ने मिलकर के केमिकल कारोबारी की लूट के बाद हत्या कर दी थी। घटना का मास्टरमाइंड कासिम है, जो कारोबारी के घर पर नौकर था। वहीं पुलिस ने बताया कि हाथरस निवासी बदमाश भोला को गिरफ्तार किया गया है और वो नशे का आदी है और पैसों के लिए लूट और हत्या की घटना में शामिल हुआ था। 24 को पुलिस को सूचना मिली कि डकैती और हत्या की घटना में एक अभियुक्त भोला और जलालुद्दीन, जो कि हाथरस का रहने वाला है, यह घटना में प्रयुक्त इलेक्ट्रिक टेम्पो के साथ पालीवाल पार्क से संजय पैलेस की ओर जा रहा है। थाना हरिपर्वत की टीम द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई, जिसके पास से घटना में प्रयुक्त इलेक्ट्रिक टेम्पो, एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और डकैती के दौरान लूटे गए 1200 रुपये बरामद हुए। देखिए, अब तक की पूछताछ में पकड़े गए अभियुक्त के द्वारा बताया गया है कि यह घटना 6 लोगों के द्वारा कारित की गई थी, जिसको मेनली कासिम ने प्लान किया था। लोकेश पहले से व्यापारी के यहाँ नौकरी करता था, तो उसे पता था घर में कौन रहता है, किस समय रहता था। लोकेश ने बातें कासिम को बताई, कासिम ने बाकी लोगों को साथ मिलाकर इस घटना को कारित किया। प्लानिंग में यह तय हुआ था कि कासिम, लोकेश, आशु ठाकुर और राजू कुशवाहा, ये लोग घर के अंदर जाएंगे और घटना को कारित करेंगे। वह भोला और जलालुद्दीन और सालिम ये बाहर रहकर ऑटो से रेकी करेंगे। अभी माननीय न्यायालय के सामने होंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। यहां पुलिस ने डकैती की योजना बनाते समय 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से पुलिस ने अवैध असला, कारतूस, चाकू और एक कार बरामद की है। आपको बता दें कि एसपी निपुण अग्रवाल के निर्देशन में चंदवा पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। फिलहाल सभी अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। कानपुर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी की गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 पुलिसकर्मी एक शख्स को बीच रोड पर बुरी तरह पीट रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शख्स से गाड़ी हटाने में देरी हो गई थी। बस इसी बात पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपना आपा खो बैठे और बीच सड़क पर ही उसकी बुरी तरह से पिटाई करनी शुरू कर दी। यूपी के मिर्जापुर में चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है। इसी बीच पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। ड्रामंडगंज पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई में दोनों चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के पास से 4.5 लाख के चोरी किए हुए आभूषण बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस की गिरफ्त में आए चोर ज्यादातर महिलाओं को निशाना बनाते थे और उनको अपनी बातों के जाल में फंसाकर चोरी को अंजाम देते थे। 2 चोरों को इन्होंने पकड़ा है और इन्होंने काफी घटनाएं कर रही हैं। 3 घटनाओं का इनके खुलासा हुआ है। ये जो महिलाओं को अकेला देख के उनको ये मायाजाल में फंसा के कि घर से ये सामान ले आओ, और घर में देखते हुए कि इनका सामान कहाँ पे रखा हुआ है, आभूषण और नकदी, उसको ये अटेम्प्ट करते थे और चोरी करके ले जाके भाग जाते थे। तो ये 3 घटनाएं इनकी खुली हैं और एक घटना 14/10/23 की भी है, जो करीब 8-9 महीने पुरानी भी घटना है। इसमें एक अभियुक्त है राजकुमार, इस पे 2 पुराने मुकदमे हैं, छेड़खानी के और दफा 60 के जो मुकदमे हैं। ये अभियुक्त यहाँ शहर कोतवाली और पडरी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और ऐसे पुलिस द्वारा करीब 4.5 लाख रुपए का जो आभूषण है वो बरामद किया गया है उन सारी घटनाओं का, और उनको जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल है वो भी पुलिस द्वारा इनसे बरामद की गई है। खबर फतेहपुर से है, जहां ड्यूटी के लिए घर से निकला पीआरबी में तैनात सिपाही अचानक लापता हो गया, जिसकी परिजनों ने काफी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस लापता सिपाही की खोजबीन में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि लापता सिपाही ने बैंक से लोन ले रखा था और ऑनलाइन गेम खेलने का आदी है। पुलिस को शक है कि कर्ज के दबाव में वह लापता हुआ है। लापता सिपाही की तलाश की जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है। इसी बीच बुलंदशहर में श्याना
पुलिस अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने भारी मात्रा में बने और अधबने तमंचा बरामद किए हैं। आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र में एक बाग में स्थित खंडर में अवैध रूप से शस्त्र फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने छापा मारकर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। कल फिर कुछ खास खबरों के साथ आएंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।